आज का अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 9 का लेसन है। 3 नंबर यहाँ से आते हैं। इस लेसन से 2 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक नंबर का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिकों को संकुल यौगिक भी, कॉम्प्लेक्स यौगिक भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स यौगिक जो आते हैं, संकुल यौगिक जो आते हैं, वो योगात्मक यौगिक के प्रकार हैं। एक तरह से एडिशनल कंपाउंड जिन्हें कहते हैं। योगात्मक यौगिक कौन होते हैं? ऐसे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं से मिलकर बनते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं योगात्मक यौगिक। एक होते हैं दिक् लवण, जिन्हें हम डबल साल्ट कहते हैं। सेकंड है संकुल यौगिक। पहले हम देखते हैं दिक् लवण के बारे में। दिक् लवण क्या होते हैं? दिक् लवण ऐसे यौगिक हैं जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनते हैं। 2 सरल लवणों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फिटकरी। फिटकरी को हम पोटास एल्लम भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये ठोस अवस्था में है। इसको सोल्ट में हम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के रूप में भी जानते हैं। दिक् लवणों की विशेषता ये होती है कि ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। लेकिन विलयन अवस्था में, जैसे ही हम इसे विलयन में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे फिटकरी को जल में घोलते हैं तो ये पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन में वियोजित हो जाती है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मोर लवण, जो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। मोर लवण जो होता है वो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और 6 इसमें क्रिस्टलीय जल होते हैं। शॉर्ट में हम इसे फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O। यहाँ जो दिक् लवण की डेफिनेशन आती है वो ये हो जाती है, ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं बट विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं, क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे यौगिकों को दिक् लवण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फिटकरी, मोर लवण व कार्नेलाइट। दूसरा प्रकार है संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। प्रकार जो है, संकुल यौगिक एक प्रकार के योगात्मक यौगिक हैं। इन यौगिकों की अपनी विशेषता ये है कि ये ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में ही स्थायी होते हैं। मतलब दोनों ही अवस्थाओं में अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। जैसे यहाँ ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठोस अवस्था है, लेकिन जब विलयन अवस्था की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ ये जो फेरोसाइनाइड आयन है ये आयनित नहीं होता है। मतलब ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये आयरन का आयन, मतलब फेरस आयन, और साइनाइड आयन Cn- आयन विलयन में नहीं देता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो आयन है, ये जो यौगिक है, ये Fe2+ और Cn- आयन विलयन में देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये विलयन अवस्था में और ठोस अवस्था में
स्थायी रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संकुल। संकुल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स होता है, एक जो गुच्छे के रूप में होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संकुल या कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यदि हम संकुल आयन की संरचना देखें, यहाँ ये जो संकुल आयन है इसकी संरचना यदि हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार से आती है। ये जो संकुल आयन है, इस संकुल आयन की संरचना है, यहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु होता है, क्योंकि Fe के चारों ओर Cn जो हैं वो बंध बनाते हैं। यहाँ जो बंध है हम देखते हैं, ये बंध तीर वाला बंध है एक तरह से। इस बंध को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ये क्या है, एक उपसहसंयोजक बंध है। इस बंध का निर्माण कैसे होता है, यहाँ जैसे Cn है, ये Cn जो है इस आयरन को एकांकी युग्म देता है। Fe जो है Cn से Lp लेता है, Fe Cn से Lp लेता है, या Cn Fe को एकांकी युग्म देता है और फिर इसके साथ क्या करता है, बंध बनाता है। इस बंध को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों की जो परिभाषा आ जाती है वो इस प्रकार से है, ऐसे योगात्मक यौगिक जिसमें धातु परमाणु, मुख्यतः धातु परमाणु होता है, धातु परमाणु अन्य आयन अणु परमाणु से एकांकी युग्म लेता है तथा उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे यौगिक को हम संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिकों की जो परिभाषा आ जाती है, ये ठोस अवस्था में व विलयन अवस्था में, ठोस अवस्था विलयन अवस्था दोनों में स्थायी रहते हैं। इस प्रकार के यौगिक जो हैं वो कैसे बनते हैं, धातु परमाणु जो है वो किसी अणु या आयन या परमाणु से Lp लेता है, Lp लेकर के उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं।